फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था गति के बारे में, गति के जनरल चीज़ों के बारे में पढ़ा था। साथ में पढ़ा था हमने कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो क्या पढ़ा था आपने दूरी के बारे में? दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो पथ होता है उसे दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो इतना हम पढ़ चुके थे। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है गति की दर का मापन, यानी जो गति की जाती है उसको मापते कैसे, यानी किस तरह से पता चलेगा कि हमने गति की है तो वो किस हिसाब से की है। तो उसको पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एक समान गति, दूसरी होती है असमान गति। जो एक समान गति को जो समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो हम, तो वो एक समान गति कहलाएगी। जबकि असमान गति क्या? समान समय में अलग अलग दूरियां तय करना हमारा क्या कहलाएगा? असमान गति कहलाएगा। ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक दिख रहा है आपको यहाँ पर गेंद फेंकने की चाल के बता रहा है यहाँ पे, और दूसरा दे रहा है जो गाड़ी है हमारी वो एक चाल से चल रही है। तो उसके बारे में हमको देखना है कि हमको क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि चित्र 8.2 जो है उसमें दी गई हिस्सों को देखें। चित्र 8.2 के ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या अर्थ है? और चित्र बी में 8.2 में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुओं अलग अलग समय लेती है। हमको दिख रहा है कि जो हमको एक दिखी थी कि बॉल फेंकने का दे रखा है और दूसरा दे रखा है कि कोई गाड़ी है चल रही है। तो इस तरह से इन दोनों की जो गति है, यानी कि इन दोनों की जो स्पीड है ना, वो क्या है? अलग अलग है। तो वही बोला गया है कि कोई भी वस्तु हुई तो उसकी जो दूरी होती है वो अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है ना। अगर आप कार को चलाना चाहते हो तो वो किसी रोड पर अलग समय में अलग दूरी तय करेगी, मतलब समान समय में। ऐसा नहीं होगा कि जो कार है और बस है, अगर दोनों एक रोड पर चल रही हो तो समान समय में उतनी दूरी तय करेगी जितनी पहली वाली कर रही है ना। तो इस तरह से वही बोला है कि समान समय में, यानी एक निश्चित समय में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग दूरी तय करती है। तो उन दूरियों का क्या संबंध होता है? तो कुछ तेज चलती है, कुछ धीरे चलती है। वस्तुओं की गति को करने के लिए दर को अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुओं की दर से भी गति कर सकती है, यानी कि वस्तुएं अगर चल रही है तो उनकी जो गति करने की दर है, यानी कि उसके चलने की दर है, वो अलग अलग हो सकती है। साथ ही उनकी जो समय है, यानी कि वो कुछ दूरी तय कर रही है तो उनका जो समय ले रही है वो अलग अलग हो सकता है ना। तो इस तरह से बोला है कि वस्तु की गति करने की दर अलग हो सकती है, या फिर उसका जो समय है वो भी क्या हो सकता है? अलग हो सकता है, या फिर दोनों समान भी हो सकते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से इस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। यानी कि हमको क्या क्या पता? एक तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पता हो, साथ में किस समय में उसने की है ये पता हो, तो हम वस्तु की गति यानी वस्तु की चाल निकाल सकते हैं, है ना। यानी क्या बोला है? अगर हमको वस्तु की दूरी पता हो, साथ में वस्तु की क्या पता हो, समय में किस समय में वो दूरी तय की गई, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? वस्तु की गति, यानी जिसे हम चाल कहते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि को चाल कहते हैं। यानी कि वस्तु के गति करने की दर क्या कहलाती है? हम इसको चाल की डेफिनेशन क्या देख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय गति को क्या कह सकते हैं? हम चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये किस किस पे डिपेंड करता है? तय की गई दूरी तथा तय किए गए दूरी में जो समय लगा उस पर डिपेंड करता है। यानी कि इसका जो मात्रक है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। चाल का एक अन्य मात्रक मीटर पर सेकेंड भी होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी होता है, या फिर किलोमीटर पर आवर भी होता है। वस्तुओं की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उनके परिणाम की आवश्यकता होती है। यानी वस्तुओं की गति अगर हमको तय करनी है तो हमको परिमाण पता होना चाहिए कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है और कितने समय में तय की है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं की गति नियत हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि वस्तु अगर एक ही चाल से चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वस्तु हो सकती है अलग अलग चाल से चले, पर हमको अगर ये पता है कि कौन सी वस्तु कितनी दूरी तक कितने समय में गई है तो हम उसकी चाल उससे निकाल पाएंगे।
यहाँ पे बोला गया है कि अधिकतर वस्तुओं की गति असमान होती है। अब हमको क्या पता है कि अधिकतर वस्तुएं असमान गति से चलती है। क्यों? अब अगर आप बात करें कि आप किसी रोड से जा रहे हो तो आप क्या करोगे? धीमी गति से चल रहोगे। इसी के साथ अगर आपको खाली रोड मिलती है तो आप क्या करोगे? गाड़ी को क्या करोगे? तेज़ गति से चलाओगे। तो ये बोला है कि अधिकतर जो वस्तुओं की गति होती है वो कैसी होती है? असमान गति होती है। तो हम चाल किस तरह से निकालेंगे कि वो पर्टिकुलर उस समय से उस समय यानी उस दूरी से उस दूरी तक कितने समय में गया, फिर दूसरी स्टार्ट की यानी उसने जिस केस में क्या बढ़ा, दूरी बढ़ाई यानी उसकी दूरी को कम समय में तय किया तो उसकी चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर कम समय में तय कर रहा है तो चाल ज़्यादा, और अगर अधिक समय ले रहा है तो चाल कम होगी। इस तरह से क्या हो जाएगी? असमान गति करती है मोस्टली वस्तुएं। हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं और इस तरह की वस्तुएं जो रहेगी वो किस तरह से? औसत चाल के रूप में व्यक्त होगी। वस्तुओं की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त की जाती है। सबसे पहले हमने बात की चाल के बारे में, है ना? चाल के बारे में। तो चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बटे समय। यही पढ़ा हमने, एकांक समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया। बट हमको अगर ये तो किस केस में, जब क्या है हमारी दूरी नहीं है, तो जैसे दूरी अगर हम मान लो 95 हो तो 95 है और ये पूरी 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो हमारे 2 घंटे में पूरी हो रही है। पूरी जो 90 किलोमीटर की दूरी है वो 2 घंटे में तय हो रही है। तो इस केस में तो हम क्या निकाल सकते हैं? इस तरह से चाल निकाल सकते हैं। आ जाएगा 45 किलोमीटर या मीटर पर आवर, जिस तरह से हमको दिया होगा उसके हिसाब से। ये तो होगा नॉर्मल चाल की बात। बट अगर हमको यूँ दिया हुआ है कि 90 किलोमीटर की दूरी उसने 2 घंटे में तय की, साथ में 40 किलोमीटर की दूरी उसने 1 घंटे में तय की और 50 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय की, तो इस तरह से टोटल दूरी कितनी हुई हमारी? 90, 40 और 50 यानी 180 टोटल हमारी डिस्टेंस है और उसको अलग अलग समय में तय की गई। यानी इनकी जो अलग अलग डिस्टेंस, जो उनकी चाल रहेगी वो अलग अलग रहेगी। तो इस केस में हम 180 को डायरेक्टली किससे डिवाइड करेंगे? हमारा टोटल कितना समय लगा पूरी 180 दूरी को तय करने में? 4.5। तो इस तरह से जो चाल निकलेगी वो क्या होगी? औसत चाल होगी। यानी कि पूरी दूरी को तय करने में लगा पूरा समय क्या हो जाएगा? हमारा औसत चाल होगा। और सिर्फ हमको एक ही दूरी दी गई और एक निश्चित समय दिया हुआ तो वो क्या होगा? हमारा सिर्फ चाल होगी। यदि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो उसकी चाल, अब देखो हम मान रहे कि वस्तु है उसका कोई टी समय है और कोई एस चाल है, तो उसका जो वे चाल होगी वो तो क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी, है ना? वही हमने जो एग्जांपल लिया, अगर एस को हम 90 मान ले, टी को हम 20 मान ले, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी। अब वो किलोमीटर पर आवर में हो सकती है, मीटर पर सेकेंड में हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो सकती है ना? कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? चाल पता कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। क्या एग्जांपल दिया हुआ है? एक कार 2 आवर में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो इस केस में इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? इसकी औसत चाल हो जाएगी 50, है ना? क्योंकि 100 उसकी टोटल चाल है, यानी 100 उसकी टोटल दूरी, और हमको बोला है कि 2 घंटे में तय कर दीजिए वो, है ना? ये दे रखा है हमको किलोमीटर में, ये दे रखा है आवर में, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। बट कार पूरे समय में 50 किलोमीटर पर आवर से ही नहीं चल रही होगी, कुछ समय में यह इससे अधिक दूरी या कुछ समय इससे कम चाल चली होगी, है ना? अब हमको क्या बोला है यहाँ पे? औसत दूरी पूछिए। तो औसत दूरी का क्लियर मीनिंग ये हो रहा है कि चाल गाड़ी की कुछ टाइम क्या थी? कम थी और कुछ टाइम ज़्यादा थी, पर जो ओवरऑल 100 किलोमीटर की दूरी थी उसने 2 घंटे में तय की। चाहे उसकी चाल कुछ केस में बढ़ गई, कुछ केस में कम हो गई, हमको ये नहीं बोला। हमको बोला औसत चाल, तो औसत चाल से हमको क्लियर से ये समझ में आया ये चाल कुछ टाइम कम भी हुई होगी और कुछ टाइम बड़ी भी होगी। एक एग्जाम्पल हमको और दिया है यहाँ पे, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी। अब यहाँ पे हमको 2 अलग अलग डिस्टेंस दे दी है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर रही है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय कर दी है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी, है ना? अब अगर हमको सिर्फ 4 पूछा होता कि 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर दी है, तो हम 16/4 करके क्या हो जाता? डायरेक्टली हमारा क्या हो जाता?
4 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाता है चाल। बट हमको क्या पूछिए यहाँ पे, औसत चाल पूछिए, है ना। तो औसत चाल किस तरह से आएगी, सबसे पहले हमारी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी देखेंगे हम। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 16 और 16 32, यानी कि हमारी जो कुल दूरी है वो कितनी है, 32 मीटर हो जाएगी। और समय, कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय 4 और 2 6 सेकेंड, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुल दूरी 32 मीटर हो गई हमारी, कुल समय 6 सेकेंड होगा। तो औसत चाल किस तरह से आ जाएगी, 32/6 यानी कि 5.33 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ जाएगी, वस्तु की औसत चाल आ जाएगी। चाल और औसत चाल में समझ में आया। चाल क्या है, जब वस्तु एक ही दिशा में, एक ही दूरी जो है, निश्चित दूरी क्या है, एक ही निश्चित समय में तय कर दी हो तो उसकी चाल हो जाएगी। बट अगर वस्तु एक निश्चित दूरी को अलग अलग क्या हो जाएगी, अलग अलग समय में तय कर रही होगी, तो उस केस में क्या होगा, वस्तु की जो निकाली जाएगी वो क्या रहेगी, वस्तु की औसत चाल होगी। ठीक है, ये आया समझ में। अब हम बात कर लें दिशा के साथ चाल। अब हमने जब बात करी अभी तक वो वस्तु की चाल की बात करी, पर वस्तु की चाल को हमने किसी पर्टिकुलर दिशा बताई कि वो वस्तु क्या है, दक्षिण में ही चल रही है या दक्षिण में से पूर्व में ही चल रही है, नहीं ना। अभी तो हमने सिर्फ बात की कि वस्तु ज़्यादा कोई निश्चित दूरी किसी निश्चित समय में तय की गई है ना। अब हम बात करेंगे दिशा की। कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दिशा में तय कर दी हो, यानी किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें, है ना। अगर हम वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा भी बताएं तो वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। यानी अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि वस्तु की सिर्फ क्या बात कर रहे थे, गति की दर यानी चाल की बात कर रहे थे, है ना। गति की दर, वस्तु की गति की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। पर अगर हम वस्तु की गति की दर के साथ साथ यानी उसकी जो दूरी और समय के साथ साथ उसकी दिशा को भी कंसिडर करें, यानी कि उसकी दिशा भी देखें कि वो किस दिशा में जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वस्तु का वेग कहलाता है। यानी कि वस्तु की चाल के साथ साथ हम वस्तु की क्या देख रहे हैं, दिशा भी देखें, तो वो क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग हो जाएगा। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। तो हम सीधे ही कहते हैं कि निश्चित दिशा में अगर हम कह रहे हैं चाल तो वो वेग कहलाएगी। कब, नॉर्मली चाल क्या होती है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय वो उसकी चाल हो जाएगी। पर यही समय हमने क्या एक निश्चित दूरी में तय किया, एक निश्चित दूरी एक निश्चित दिशा में थी, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। यानी चाल का जब हम दिशा को मेंशन नहीं करें और वेग का जब चाल के साथ हम दिशा को भी बता दें तो वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो चाल को वेग में कर सकते हैं, बट कब, जब हमको दिशा पता होगी तो वेग कहलाएगा और दिशा पता नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, और वैसे वस्तु की चाल अलग अलग हो सकती है तो वस्तु का वेग भी अलग अलग हो सकता है। कोई वस्तु यहाँ से निश्चित दूरी तय कर दी है तो यहाँ तक कम चली, यहाँ तक ज़्यादा चली, तो वस्तु का वेग समान और असमान तो हो सकता है, जैसे चाल होती है वैसे यह वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। ये किसके साथ होता है, एक तो वस्तु की चाल, साथ ही साथ वस्तु की दिशा या फिर दोनों परिवर्तित होंगे तो हमारी यह वस्तु का वेग होगा वो भी क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। जैसे जब एक सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही हो तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग द्वारा व्यक्त करते हैं। सेम चीज़ जैसे हमने चाल में करा था कि अगर क्या कर रहा हो, एक निश्चित दिशा में तय कर दी हो दूरी, है ना, पर उसकी क्या है, गति अलग अलग होती जाए तो हम औसत चाल निकाली थी। ऐसा ही सेम समय कि एक निश्चित दिशा में वस्तु तय कर दी अपनी दूरी और उसकी गति की दर जो है वो अलग अलग होती जा रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उस केस में हम क्या निकालेंगे, परिणामी वेग निकालेंगे, है ना। यानी क्या है, जिस तरह से हम औसत चाल निकाल रहे थे उसी तरह से हम औसत वेग भी निकालेंगे। कब, जब वस्तु की गति की दर क्या हो जाएगी, अलग अलग होने लगे, है ना। तो इसकी गणना किस तरह से करते हैं, इसकी गणना की जाती है इस तरह से, ये प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। अब ये किस तरह से, अगर वस्तु का वेग अगर असमान रूप से बदलता है, यानी क्या है, वस्तु पहले 4 चली, फिर 20 चली, फिर 10 चली, है ना, तो इस तरह से इसका वेग क्या अलग अलग हो रहा हो, है ना, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड ही रहेगा।
तो इस तरह से वस्तु का वेग ये अलग अलग हुआ, है ना। ये समान रूप से बदल रहे हैं क्या? नहीं। पहले कितना रहा? 20 डिस्टेंस है, फिर इसका 10 डिस्टेंस है ना। इनका जो डिफरेंस है वो 10 और 20। तो एक समान रूप से बदल रहा है क्या? नहीं। तो एक समान रूप से नहीं बदल रहा है तो इसका जो औसत वेग निकालना होगा वो उसी तरह से निकालेंगे जब हम औसत चाल निकाल रहे थे, है ना। किस तरह से? जो टोटल वेग रहेगा उसको जो टोटल दूरी रहेगी उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम? टोटल समय से। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? औसत वेग निकाल लेंगे। बट अगर हमारा जो डिफरेंस है वेग का, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा हो, है ना, वो निश्चित रूप से हो रहा हो। किस तरह से? यानी कि कोई वस्तु है जो पहले 40 किलोमीटर चल रही थी, अब वो बदल के उसकी चाल हो गई 80 किलोमीटर, उसका वेग हो गया 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। तो इस केस में हमको निकालना हो क्या? इसमें केस में हमको औसत वेग निकालना हो तो इन दोनों का प्लस करके हम 2 से डिवाइड करके औसत वेग निकाल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि औसत वेग जो है वो एक तरह से विस्थापन पर, जो हमारा वेग है वो एक तरह से विस्थापन पर, और जो हमारी दूरी है वो हमारी जो चाल है वो हमारी दूरी पर डिपेंड करती है। यानी वस्तु की चाल जो है वो वस्तु की दूरी पर, और जो वस्तु का वेग है वो वस्तु के विस्थापन पर डिपेंड करता है। किस तरह से? यानी कि हम बात करते हैं ना, हम पहले वेग की बात करते हैं। हमने विस्थापन के बारे में क्या पढ़ा था कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। हमने माना ए भी कोई डिस्टेंस है ना, मान लो 50 किलोमीटर की ए भी कोई डिस्टेंस है, इनके सेंटर में एक सी पॉइंट है ना। तो वस्तु का, इस केस में वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? अगर वस्तु यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर दी तो वस्तु की टोटल दूरी क्या हो जाएगी? 50 तो ये और 25 ये, यानी वस्तु की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 75। कौन? दूरी, है ना। बट अगर हम वस्तु का विस्थापन की बात करें इस केस में, तो वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? सिर्फ कितनी? 25। तो ये कितना हो जाएगा वस्तु का? ये हो जाएगा वस्तु का विस्थापन। ठीक, ये तो हो गया वस्तु का वेग और दूरी, और ये हो गई वस्तु की विस्थापन। अब हमको अगर निकालनी हो इस केस में चाल, मैं कहती हूँ इसने इतनी जो दूरी तय की है ना, वो की है 3 की 75 है ना, हम 5 लेते हैं, यानी 5 घंटे में इन्होंने क्या करी है? ये पूरी दूरी तय करी है ना। तो वस्तु की चाल क्या आ जाएगी इस केस में? क्या आ जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। बट इस केस में वस्तु का वेग कितना जाएगा? वस्तु ने क्या करा? इतनी दूरी तय की, उसके बाद हम बात करते हैं ना वेग क्या होता है? एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, यानी वस्तु ने इतनी दूरी तय की, उसके बाद यहाँ आ गया, है ना। तो बस हम वेग के केस में क्या कंसिडर करते हैं? उसकी दिशा भी कंसिडर करते हैं, यानी वस्तु इतना यूँ गया और वापस यूँ पलट के आ गई। तो इस केस में कुल लिया गया समय कितना है? यहाँ से यहाँ तक आने में 5 घंटे, तो ये हो जाएगा 5। तो यह हो जाएगा ओनली 5 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है? वेग है। और हमारी जो वो चाल है वो कितनी है? चाल जो है वो है 15 किलोमीटर, बट जो हमारा वेग आएगा वो कितना आएगा? सिर्फ 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि वेग जो होता है वो विस्थापन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक निश्चित दिशा में होता है, जबकि चाल जो होती है वो निश्चित दिशा में हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम आगे बात करें। आगे जो हमको बात करनी है वो हमको बात करनी है इसी टॉपिक के बाद आपको दिए हुए क्वेश्चन आंसर, तो हम सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया है चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो आपको दिख रहा है चाल और वेग में अंतर। अभी हाल हमने पढ़ा, जो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। बट एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेग, है ना। यानी एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, जबकि एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गया विस्थापन वेग कहलाता है। चाल एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब चाल एक अदिश राशि। अदिश राशि है इसलिए क्योंकि चाल में हम दिशा को देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं, जबकि वेग एक सदिश राशि है। वेग के केस में हम दिशा देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, इसलिए वेग क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि होगी। जो हमारा चाल होता है इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना। अगर हमको पता है कि इतनी चाल इतनी दूरी में तय की, यानी इतने समय में तय की, तो हम क्या निकाल सकते? इतनी दूरी इतने समय में तय की, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उससे आसानी से चाल निकाल सकते हैं। पर वेग निकाल सकते क्या? नहीं। इस केस में हमको क्या चाहिए कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए होगी।
क्योंकि दिशा नहीं होगी तो हम वस्तु का विस्थापन पता नहीं कर पाएंगे, और विस्थापन पता नहीं करेंगे तो वेग भी पता नहीं कर पाएंगे। तो वस्तु में इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए होती है। इसका मान कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। हमको पता है हमारी दूरी कभी ऋणात्मक या शून्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो तो जितना पाथ हम तय करेंगे वो टोटल होता है ना। तो इसका मान कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। जबकि हमारा जो विस्थापन है यानी वेग है, उसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारा जो विस्थापन है वो भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अगर वस्तु यहाँ से यहाँ टोटल दूरी तय कर लेगी तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चाहे वो फिर 10 घंटे में भी दूरी क्यों नहीं तय कर रही है, उसका वेग भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, है ना। इसी तरह से वस्तु का जो वेग है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। उसके बाद बोला है किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। यानी कि वेग और परिमाण किस केस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। तो कब हो सकते हैं? जब एक वस्तु की गति क्या हो? एक निश्चित दिशा में सरल रेखी गति हो। यानी कि क्या, अब चाल है वो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है ना। तो इसी केस में जो वेग हो वो भी यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित दिशा में चल रहा हो, है ना। तो इस केस में क्या हो सकता है? हमारा चाल और वेग क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। तो गाड़ी का ऑडोमीटर जो होता है वो क्या मापता है? तय की गई दूरी मापता है गाड़ी द्वारा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मान कैसा होता है? हमने अभी हाल पढ़ा है, जब वस्तु एक समान गति में होगी तो इसका मान कैसा होगा? सरल रेखा में होगा। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यात्रा में एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन में इस अंतरिक्ष यात्रा की दूरी क्या है? आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे समय दिया हुआ है ना। और हमको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। साथ में बोला है कि प्रकाश की चाल हमको दी हुई है। यानी प्रकाश की चाल हमको पता है, हमको क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। हमको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो दूरी होती है वो क्या होती है? यानी कि जो हमारा चाल होता है वो क्या होती है? दूरी बटे समय होती है ना। तो हमको क्या निकालनी है इस केस में? चाल निकालनी है कि दूरी निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो हमको दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चाल इंटू समय करना पड़ेगा। तो इससे हमको दूरी निकल जाएगी, है ना। हम क्या करेंगे, अगर हमको दूरी निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं? ये समय जो हमारा समय है उसको डायरेक्टली इधर इंटू कर दें तो हम दूरी निकाल देंगे। तो चाल इंटू समय क्या हो जाएगा? इक्वल हमारी दूरी हो जाएगी। तो करके देखें हम, इसको आपको दिखा हुआ है यहाँ पे सामने दिख रहा है, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि हमारा जो आपका चाल दी हुई है वो मीटर पर सेकेंड में दी हुई है ना। और आपको जो समय दिया हुआ है वो मिनट में दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमको समय को कहीं भी चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी चाल में भी मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ दूरी निकालने के लिए चाल इंटू समय कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेग में परिवर्तन की दर। चलो, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? किसी वस्तु की एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है ना। यानी कि हमको क्या बोला है? हम बात कर रहे थे कि अगर सरल रेखी गति में ये कोई हमारी गति है या हमारा कोई दूरी है ना। इस केस में क्या है? ये एक सरल रेखी गति, क्योंकि सीधी रेखा में गति हो रही है ना। इस केस में जो हमारा वस्तु का वेग होगा वो एक क्या होता है? एक नियत होता है ना। अगर इस वस्तु में कोई भी परिवर्तन हुआ, यानी कि अगर इस केस में हम वस्तु का वेग कहीं भी परिवर्तित करते है ना, तो इस केस में जो हो सकता है कि वस्तु का वेग जो है हमारा शून्य भी हो जाए। ठीक, बट ये तो हो गई एक समान गति की बात। अगर वस्तु जो है वो असमान गति से सरल वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। यानी सबसे पहले आप ये समझो कि कोई थी गति हमारी, ये कोई था हमारी दूरी हमारी, है ना। इसमें क्या था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की उसने, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, है ना। ये यहाँ पर वेग था इसका 50 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। फिर यहाँ से भी यहाँ आया तो वेग क्या था? 50 किलोमीटर पर सेकेंड। इस केस में वेग क्या हो गया? 0 हो गया। ये कब था? जब वस्तु एक समान वेग से दूरी तय कर दी थी। ये तो हो गई एक समान वेग की बात, है ना। बट अगर वस्तु की जो दूरी है, यानी जो वस्तु की गति जो है वह एक समान वेग से ना हो,
है ना, यानी उसका जो वेग हो वो एक समान नहीं हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ माना कि वस्तु का यहाँ तक वेग क्या था 40 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद ये हो गया 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरह से फिर इधर आते हुए और कम हो जाए, इधर आते हुए और ज़्यादा हो जाए, है ना। तो इस केस में क्या होगा, वस्तु का वेग कहीं ना कहीं बदल रहा है, इसका मान विभिन्न समयों पर एक विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। अब हम कहते हैं कि ये समय अलग है, ऑब्वियसली इसका समय अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, है ना। तो इस तरह से विभिन्न बिंदुओं पर जो वस्तु का वेग है वो क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है। तो इसी प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर वस्तु का चाल अलग है ना, चाल नहीं सॉरी वस्तु का वेग अलग अलग है, यहाँ वेग अलग है, यहाँ वेग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो इस केस में वस्तु का वेग शून्य होगा क्या, किसी केस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ है अगर यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100 हो जाए तो वस्तु का वेग शून्य हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इस केस में वस्तु का वेग शून्य नहीं होता है। पर होता क्या है फिर, वस्तु का वेग शून्य नहीं हो रहा, और क्या हम अब वस्तुओं के वेग में परिवर्तन की दर को व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हमको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं कि वस्तु का जो वेग है उसको परिवर्तन किस तरह से, जो वेग में परिवर्तन जो हो रहा है वो किस तरह से व्यक्त करेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना है, जो कि एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को मापता है। अब तो इस केस में हमको जानना है त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है कि वस्तु का जो वेग है, किसी वस्तु का वेग प्रति इकाई समय में कितना चेंज हो रहा है उसे कहते हैं वस्तु का त्वरण। यानी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब ये त्वरण जो होता है वो किस तरह से निकाल सकते हैं हम, इस तरह से कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, है ना। तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब अगर हम माने कि वस्तु का प्रारंभिक वेग जो था वो था u और अंतिम वेग जो है वो हो गया है v, तो इस केस में वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, v माइनस u/t। यानी जो प्रारंभिक वेग है ये हो गया 100, अंतिम वेग है वो हो गया 80। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो डिफरेंस होगा, उसको उसके निश्चित समय से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो त्वरण इसका मान किस पर डिपेंड करता है, अगर त्वरण वेग की दिशा में होगा तो ये धनात्मक होगा, और त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होगा तो ये कैसा हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड -2 होता है ना, जिसे आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से जो वस्तु का वेग त्वरण जो होता है वो इस तरह से होता है। अगर ये सीधी रेखा में त्वरण चलेगा, यानी जो त्वरण है वह सीधी रेखा में हो, यानी कि इसका वेग जो समान अंतराल में समान रूप से क्या हो रहा, घट रहा हो, है ना, या फिर समान अंतराल में समान रूप से बढ़ रहा हो, तो वस्तु का त्वरण कैसा होगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। क्योंकि अगर समान समय में समान रूप से घट रहा बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, इसका जो मान होगा वो भी एक समान होगा, है ना। बट अगर वो उसका समान समय हो, है ना, बट यानी कि सीधी बात कि वेग जो असमान हो जाए, तो इस केस में जो त्वरण होगा वो भी असमान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वेग पे ही हमारा त्वरण का मान निर्भर कर रहा हो। तो इसी तरह से हमको क्लियर हुआ, अगर वेग समान होगा तो त्वरण भी एक समान होगा, अगर वेग असमान होगा तो त्वरण भी असमान होगा। वेग के परिवर्तन की दिशा में अगर त्वरण होगा तो क्या हो जाएगा, त्वरण धनात्मक रहेगा। अगर वेग के परिवर्तन की दिशा यानी वेग की दिशा के विपरीत अगर हमारा त्वरण होगा तो होगा ऋणात्मक। तो इतना क्लियर हुआ आपको। अब हमको इस टॉपिक के बाद भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो आपको मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, आपको नोट कर लेना है ये क्वेश्चन। उसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।